नमस्कार, आज है तारीख 29 नवंबर, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। हिंसा के 5 दिन बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज यहाँ पढ़ी गई नमाज। जानेंगे संभल में क्या है ताज़ा हालात। लगभग हर 100 कदम पर वहाँ पर पुलिस बल तैनात था। शहर में जैसे ही आप घुसते हैं 5 किलोमीटर पहले से ही जो एरिया है प्रभावित, हिंसा प्रभावित, वहाँ से 5 किलोमीटर पहले से ही आपको पुलिस की एक टुकड़ी दिख जाती है। बात करेंगे अजमेर दरगाह के बारे में भी, जिसे लेकर बढ़ रहा विवाद। Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी यूक्रेन को चेतावनी, कहा अपनी नई ओरेशनिक मिसाइल का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। रूस की इस धमकी के क्या है मायने, करेंगे विश्लेषण। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुमिरनप्रीत कौर से। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने उत्तर कोरिया की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के साथ रूस के गहरे होते संबंधों की तारीफ की है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तर कोरिया पहुंचे बेलोसोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। बेलोसोव ने दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों को स्वागत किया। वो कह रहे हैं, रूस और उत्तर कोरिया अच्छे पड़ोसी और लंबे समय से दोस्त रहे हैं। हमारे देशों के नेताओं के बीच भरोसेमंद संपर्क रूसी कोरियाई संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का आज तीसरा दिन है। इसराइल ने 60 सीमावर्ती लेबनानी गांवों के निवासियों से कहा है कि उन्हें फिलहाल घर लौटने की अनुमति नहीं है। आईडीएफ ने एक नक्शा प्रकाशित किया है जिसमें कई क्षेत्रों को मार्क किया गया है जहां निवासियों को वापस नहीं लौटना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जिसने भी ऐसा किया वो खुद को खतरे में डाल रहा है। हाल के समय में युद्ध के कारण 10 लाख से ज्यादा लेबनानी विस्थापित हुए हैं और हजारों इसराइली भी विस्थापित हुए हैं। युद्ध विराम इस बुधवार से लागू हुआ। हालांकि इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसराइली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने युद्ध विराम को लेकर यह आश्वासन दिया। हर्जे हलीबी कह रहे हैं, हम इस युद्ध विराम को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक प्रेस वार्ता में बांग्लादेश से एक बार फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम बढ़ती अतिवादी गतिविधियों से चिंतित हैं। हिंसा और बहकावे की बढ़ती घटनाओं को केवल मीडिया की खबरें बताकर खारिज नहीं करना चाहिए। हम बांग्लादेश की सरकार से कहना चाहेंगे कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उसके लिए कदम उठाए। वहीं बांग्लादेश ने कहा है कि कोलकाता में उसके उच्चायोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया है। बांग्लादेश ने कहा कि कोलकाता में बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जलाया है और ये चिंताजनक है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में आ गई है, लेकिन उच्चायोग के अधिकारी डरे हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हाईकोर्ट ने इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद इस्कॉन ने एक बयान जारी कर कहा कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा में एक जुलूस के दौरान आग भड़कने से 30 लोग झुलस गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आज के न्यूज़ पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद मामले से। बीते दिनों संभल में हुई हिंसा के बारे में बात करते हैं। हालात के बारे में हमने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की और निचली अदालत के आगे की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। संभल की जिस मुगल कालीन जामा मस्जिद की बात हो रही है सुमिरन, वो भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित स्मारक है। इसे लेकर विवाद
19 नवंबर को शुरू हुआ, जब संभल के पास मौजूद एक मंदिर के महंत ऋषिराज महाराज और उनके साथ कुछ और लोगों ने संभल की अदालत में एक याचिका दाखिल की और कहा कि मस्जिद जो है वो हरिहर मंदिर है, ये उन्होंने दावा किया। निचली कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश दिया। उस दिन भीड़ जुटी लेकिन तनाव नहीं हुआ। बाद में 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान भीड़ और पुलिस बल आमने सामने आ गए और हिंसा हुई। इस हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, सुनते हैं विष्णु जैन शंकर ने क्या कहा। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा है। वहीं ये बता दें कि यूट्यूब पर दिन भर कार्यक्रम किसी तकनीकी खराबी की वजह से कुछ लोग नहीं सुन पा रहे हैं। आप फेसबुक पर दिन भर कार्यक्रम सुन सकते हैं और अगर आप कार्यक्रम अभी ना सुन सके तो कुछ देर बाद 8:30 बजे के आसपास आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर बीबीसी दिन भर कार्यक्रम पूरा सुन सकते हैं। तो मानसी, आपने बताया कि निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने अदालत में हुई सुनवाई के बारे में क्या जानकारी दी, वो भी सुन लेते हैं। Today the Supreme Court has delivered a very important order. आज कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इसमें 3-4 अहम बिंदु हैं। पहला, संभल जिला प्रशासन को कहा है कि जिले में शांति बनाए रखे। जिला प्रशासन शांति समितियां बनाए और शांति कायम रहने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संभल सिविल कोर्ट के समक्ष मामले पर तब तक रोक रहेगी जब तक जामा मस्जिद समिति हाई कोर्ट नहीं जाती और हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश को दी गई चुनौती को नहीं सुनता। तीसरा, अगर आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है तो उसे कोर्ट 3 दिनों के भीतर लिस्ट करे। चौथा, अगर एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाई है तो उसे सील बंद लिफाफे में रखा जाए और फिलहाल खोला ना जाए। तो मुस्लिम पक्ष के वकील क्या बता रहे थे, यानी कि मुस्लिम पक्ष के वकील जिनका नाम सुलेमान खान है, उनकी बात सुना रहे थे बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़। मानसी, वहीं संभल जहां अभी भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, मस्जिद में आज जुमे की नमाज पढ़ी गई और इसके लिए भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन से भी मस्जिद के आसपास के इलाके की निगरानी की गई। मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं। हम एकदम नॉर्मल से ले आने की तरफ पूरी तरह से कामयाब हैं और नमाज भी बड़ी पीसफुली हुई है, सिर्फ संभल में ही नहीं हर जगह। हमारे लिए सबसे जरूरी जो विश्वास बहाली की है वो हमने विश्वास बहाल करने में कामयाबी कि बिना साक्ष्य के कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो साक्ष्य संकलन करने काफ़ी हो भी चुका है, काफ़ी लोग चिन्हित भी किए जा चुके हैं। हमारा जो ज़्यादा जोर है उन लोगों को उन लोगों को अप्रीहेंड करने में, उन लोगों की पहचान करने में जिन्होंने साजिश रची या इसमें प्लानिंग में मेन रोल प्ले किया, लोगों को गुमराह करने में रोल प्ले किया। तो ये थे मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर अंजनीय कुमार सिंह। और सुमिरन, आपने बताया कि आज संभल की मस्जिद में जुमे की नमाज हुई और ये हिंसा जो हुई थी उसके बाद ये नमाज हुई है। तो वहाँ से कुछ आम लोगों की बातें श्रोताओं को सुनवाते हैं। वहाँ आज सवेरे मस्जिद में नमाज अदा की गई और ये जो नमाजी जो वहाँ आए थे, जो लोग पढ़ने आए थे, उनसे बात की बीबीसी संवाददाता अंशुल सिंह से। बढ़िया रही नमाज, चैन सुकून से पढ़िए, कोई परेशानी वाली कोई टेंशन वाली बात ना। नमाज बहुत अच्छी रही और जो कोई परेशानी नहीं है और जो है ये और बात तोड़ती है वो जाने हम अदबा में नहीं आते। हम शांति प्रिय लोग हैं,
हमारे शहर में शांति रहनी चाहिए। ऊपर वाले से दुआ ये थी तो हमारे शहर में अमन रहे, ये शहर हमारा है, हम शहरते हैं। बहुत ही अच्छे इंतजाम के साथ नमाज अदा की गई है, शांतिपूर्वक नमाज अदा हो गई। सही हुई है और क्या, अनमोल सुकून के लिए दुआ करिए। और ये जो भी गंदी पॉलिटिक्स है ये सब यही करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं, और कुछ नहीं है, गलत कोई नहीं है। मस्जिद कमेटी की तरफ से तो ये कहा गया भाई अपने घर हो जाओ सीधे, तो घर ही जाना भी भाई, और तो कोई काम ही नहीं है भाई। नमाज का मतलब ये नहीं है, हमें तो नमाज पढ़नी है खाली खाली, बस हमें कुछ ना करना इसके अलावा। ये भी जो पिछले टाइम में हुआ है वो गलत हुआ था, जो भी गलत हुआ था, और आज तो बहुत ही बेहतर, कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। और बताइए। बहुत बढ़िया माहौल था, शांतिपूर्वक नमाज हुई और नमाजी जैसे यूजुअली आते थे वैसे आए वैसे गए। नमाज बहुत शांतिपूर्वक हो गई, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की, कोई भी किसी तरह की कोई अफवाह या कोई भी किसी तरह की घटना नहीं हुई। संख्या लगभग 700 से 800 के लगभग संख्या थी नमाजियों की, जिन्होंने शांतिपूर्वक नमाज अदा की है। तनावपूर्ण माहौल अब नहीं है, अब कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है, सिर्फ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अपने अपने लोगों को ड्यूटी पर लगा रखा है। बाकी शहर में सब तरह से शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है। तो वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता अंशुल सिंह। और मानसी, अंशुल सिंह इस वक्त संभल में फिलहाल मौजूद हैं। जी, अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि संभल में जो बीते दिनों हिंसा हुई और आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ ताज़ा हालात क्या हैं? देखिए मानसी, रविवार को जो दूसरे सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद यह पहला शुक्रवार था आज, और आज जुमे की नमाज हुई। हमने इस दौरान लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोग जो है बातचीत करने से बच रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें मना किया गया है। हम बार बार पूछते कि किसने मना किया है, तो वो ये नहीं बताते थे कि किसने मना किया है। बात अगर सुरक्षा के इंतजाम की करें तो वहां पर पुख्ता इंतजाम थे। लगभग हर 100 कदम पर वहां पर पुलिस बल तैनात था। शहर में जैसे ही आप घुसते हैं 5 किलोमीटर पहले से ही जो एरिया है प्रभावित, हिंसा प्रभावित, वहां से 5 किलोमीटर पहले से ही आपको पुलिस की एक टुकड़ी दिख जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही आप मस्जिद के करीब पहुंचते हैं और पुलिस बल लगातार बढ़ता चला जाता है। बाजार वहां पर बंद है, इक्का दुक्का दुकान ही खुली हुई थी और कई घरों में ताले लटके पड़े थे। कोई कुछ नहीं बता रहा था कि ये लोग कहाँ गए और किस हाल में हैं। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप हमसे कैमरे पर बातचीत करेंगे, तो वो कैमरे पर बातचीत करने से मना कर रहे थे। वो वैसे तो बातचीत करते थे लेकिन कैमरे पर नहीं कर रहे थे। प्रशासन से हमने पूछा कि अभी कैसे हालात हैं, तो उनका कहना था कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये कैसा सामान्य है कि लोग सड़कों पर नहीं है, महिलाएं तो ना के बराबर ही थी। और दूसरी तरफ अगर आप हिंदू बहुल मोहल्ले में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा नॉर्मल सा माहौल है, लोग आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं और लोग सामान भी खरीद रहे हैं। तो ये दो पिक्चर्स थी जो आज जुमे के दौरान या शुक्रवार के दौरान देखी गई। तो ये तो बात हुई संभल की, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता अंशुल सिंह। और अब बात राजस्थान के अजमेर की, जहां इसी से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है और संवेदनशील बना हुआ है। जी, मामला ये है कि यहाँ की एक कोर्ट ने हिंदू सेना की एक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है। और इस मामले में कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। सुमिरन, मामला ये है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यहाँ मंदिर होने के 3 आधार बताए हैं और पूजा पाठ करने की इजाज़त मांगी है कोर्ट से। वहीं अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस याचिका को सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को और मजबूत किया जाए। धार्मिक स्थलों को लेकर 1947 से पहले के जो विवाद चल रहे हैं उनको अलग रखा जाए, नए विवाद ना खड़े किए जाएं। और ये भी बता दूं कि पूजा स्थल कानून 1991 को लागू कराने की मांग को लेकर जमीयत इस्लामी हिंद की एक याचिका पहले से ही कोर्ट में है। और ये जो पूजा स्थल कानून है ये कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, इस पर आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल से बात करते हैं जो अजमेर में मौजूद हैं। पॉडकास्ट में सीधे उन्हें शामिल करते हैं अजमेर से। अभिनव, आप वहीं हैं, सबसे पहले ये बताएं कि पूरा मामला आखिर है क्या, शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल इस वक्त मैं अजमेर में हूँ, जो संभल से करीब 600 किलोमीटर और राजधानी से करीब 400 किलोमीटर दूर है। एक अजमेर की अदालत में एक याचिका, जो याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता, उन्होंने लगाई थी और 27 नवंबर को
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसमें 3 पक्षकार बनाए हैं। 27 नवंबर जी 27 नवंबर को उसमें जो 3 पक्षकार हैं वो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है, एक दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उन्होंने पक्षकार बनाया है। तो उस पक्ष जो 3 पक्षकार हैं उसे लेकर जो खादिम है या जो अंजुमन कमेटी है, अभी हमारी उन्हीं से बात हुई अजमेर में, वो काफी गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका कहना है कि जो जियारत का काम है, जो प्रेयर्स करवाते हैं, वो पिछले करीब 800 सालों से उन्हीं का वंशज, वो जो वही लोग हैं, उनके परिवार के लोग करवाते आ रहे हैं और उनको पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसको लेकर उनमें काफी गुस्सा है। कि उनका ये भी कहना है कि जो तीनों पक्षकार हैं वो एक तरह से सरकार से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उनका जो वर्जन है वो कहीं नहीं दिख रहा है। और बाकी जो माहौल है वो सामान्य है। एक खास बात यह है कि जिस किताब का याचिकाकर्ता ने हवाला दिया है वो 1911 में लिखी हुई किताब है। उसके आधार पर ही कहा गया है कि उस जो अजमेर शरीफ की दरगाह है उसके नीचे एक शिव मंदिर है, शिवलिंग होने का दावा किया गया है। लेकिन जो अंजुमन कमेटी है वो जो जिन्होंने किताब लिखी है उनकी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और उस विचारधारा के व्यक्ति ने अपनी किताब लिखी है। हालांकि वो जो दावा है वो सिर्फ किताब में उनकी झलक दिखती है, हालांकि जो उनके फैसले हैं एज अ जज हरबिलास शारदा के, उसमें कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इस दरगाह से कभी कोई मंदिर का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। अभिनव, आप वहीं पर हैं। अब चूंकि संभल का मामला जो है वो बढ़ चुका था, तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ प्रशासन ने कोई खास व्यवस्था की हुई है? क्योंकि मामला भले ही यहाँ बढ़ा ना हो, विवाद बढ़ सकता है। दरअसल अब इसकी जो अगली तारीख है मानसी, वो 20 दिसंबर की है। जो यहाँ के खादिम हैं उनका कहना है कि माहौल सामान्य, लेकिन उन्होंने जो माहौल है उसको सामान्य करने की वो लगातार कोशिश में है। वो कंट्रोल है। तो अगर आप दरगाह के आसपास घूमेंगे तो आपको वही आम दिनों की तरह हलचल दिखाई देगी। और उसमें खास बात यह कि बड़ी संख्या में आपको हिंदू समुदाय के, हिंदू धर्म के लोग दरगाह पर आते हुए दिखाई देंगे। प्रशासन की कोई खास व्यवस्था फिलहाल आपको दरगाह के आसपास 1 किलोमीटर की पेरिफेरी में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो अभी सुनवाई है उसमें काफी समय है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें जरूर एक खास तरह का गुस्सा है। वो संभल की घटना को जोड़कर देख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हालात संभल में खराब हुए, इस तरह की याचिका को स्वीकार करने के बाद वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो हिंदू जिन्होंने याचिका लगाई है वो इस याचिका लगाने के बाद अजमेर शरीफ का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी खादिम हैं वो खड़े हुए हैं कि हम अजमेर शरीफ में वो हालात खराब नहीं होने देंगे। तो ये थे बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल, हमसे जुड़ने का शुक्रिया अभिनव। इन दोनों ही मामलों में सुमिरन एक खास बात का जिक्र है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी उपासना स्थल कानून। आखिर ये कानून क्या है और किन मामलों में लागू होता है, इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था जब साल 1991 में देश भर में अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कार सेवकों का आंदोलन चल रहा था। उससे 1 साल पहले साल 1990 में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा लेकर निकले थे। बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसी साल कार सेवकों पर गोलियां चली। पूरे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव उबाल पर था। बल्कि ये डर था कि बार बार इस तरह के उठते विवादों से देश में सांप्रदायिक तनाव बनता रहेगा। उन परिस्थितियों को देखते हुए ये कानून लाया गया था। उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उस कानून में ये भी कहा गया था कि ये अयोध्या मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या का मामला काफी समय से अदालत में जारी है। तो ये कानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, बल्कि संभल की मस्जिद हो या अजमेर शरीफ की दरगाह हो, सब जगह लागू होता है। उपासना स्थल कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी से जुड़े एक वकील ने चुनौती भी दी थी, लेकिन अभी अदालत का फैसला आना बाकी है। लेकिन ये कानून कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले के आदेश में लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए बनाया गया एक जरूरी कानून था।
वो धर्मनिरपेक्षता जो संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुगल शासकों ने हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ जो किया उससे निकले दावों पर आज कोई अदालत विचार नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति जो इतिहास के पुराने शासक की कार्रवाई के खिलाफ कोई समाधान चाहता है तो उसके लिए कानून में कोई समाधान नहीं है। हमारा इतिहास ऐसी कार्रवाइयों से भरा पड़ा है जिन्हें नैतिक रूप से गलत माना गया है और आज भी ये सब घटनाएं मुखर वैचारिक बहस को जन्म दे सकती हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये कानून हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दर्शाता है और इसमें पीछे हटने की सख्त मनाही है। लेकिन क्या इस कानून को निचली अदालतें भूल गई हैं? नहीं, उन्हें दूसरा पक्ष इस कानून को याद भी दिला रहा है। लेकिन कोर्ट कह देती है कि ये कानून किसी पूजा स्थल में बदलाव से रोकता है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर्वे करने से नहीं रोकता। बल्कि ये बात तब 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत, PS नरसिम्हा की बेंच ने भी कही थी कि ये कानून किसी पूजा स्थल का असली धार्मिक चरित्र पता लगाने से नहीं रोकता। यानी कि वहां पहले क्या था, वहां किसकी पूजा होती थी, ये तो आप पता लगा सकते हैं। हाँ, आप उस जगह को बदल नहीं सकते, मस्जिद की जगह मंदिर नहीं कर सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जानकारी दे रही थी BBC संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। पॉडकास्ट में आगे। Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। और मानसी, अब इस पॉडकास्ट का अगला पड़ाव यानी रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं। तो बीते 2 दिनों में यूक्रेन पर 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और कई मिसाइलों से रूस ने हमले किए हैं। मिसाइल दागने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल कहा कि वो यूक्रेन के भीतर फैसला लेने वाले केंद्रों पर निशाना साधेगा और इसके लिए वो तैयार है। उन्होंने धमकी दी है कि रूस की नई ऑरेशनिक मिसाइल से वो यूक्रेन के अहम जगहों पर हमला कर सकता है। बिल्कुल सुमिरन, रूस ने अपने ताज़ा हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया है, जिसके कारण यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यानी करीब 10 लाख लोग, उन्हें बिना बिजली के, बिना पानी के भी रहना पड़ रहा है। इसके बाद एक प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करने गए कजाकिस्तान गए राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा। Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть. व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हम अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। सेना की फैक्ट्रियों, कीव और फैसला लेने वाले केंद्रों के खिलाफ ऑरेशनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेनी सरकार हमारे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को समेत हमारे महत्वपूर्ण ढांचों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे व्लादिमीर पुतिन के शब्द। और पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर हमला दरअसल एक जवाबी कार्रवाई है। जी, उनका कहना है कि रूस के भीतर अमेरिका की दी गई एटकैम मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसके बाद उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई की है। और रूस के ताज़ा हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, चूंकि ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, उससे पहले पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज करना चाहते हैं। Сьогодні ж в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети. वो कह रहे हैं कजाकिस्तान में पुतिन ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों का प्रचार किया है। वो बस मारने और नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, यूक्रेन पर और हमले करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो। इसके अलावा पुतिन दूसरों को भी इस युद्ध को खत्म करने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप की कोशिशों को रोकने के लिए वो ऑरेशनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं। पुतिन तनाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि ट्रंप की कोशिशें नाकाम हो जाएं। सुमिरन, जिक्र आया ऑरेशनिक मिसाइल का, ये मिसाइल क्या है? जी, यही मिसाइल क्या है और इसके बारे में कुछ और जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की BBC संवाददाता प्रभात पांडे से और यही जानना चाहा कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है कि इसका इस्तेमाल हुआ और चर्चा में आ गई।
पिछले हफ्ते यूक्रेन के शहर दिनीप्रो पर रूस ने एक घातक हमला किया था। हमले के कुछ घंटों बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टीवी संबोधन में कहा कि रूस ने नई कन्वेंशनल इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, जिसका कोड नेम ओरेशनिक है, उसको लॉन्च किया। पुतिन के मुताबिक ये 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मिसाइल की टक्कर का कोई नहीं है। यदि पुतिन का विवरण सही है तो मिसाइल हाइपरसोनिक हथियारों की श्रेणी में काफी ऊपर है और कुछ ही मिसाइल इसका मुकाबला कर सकती हैं। यूक्रेनियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि मिसाइल एक नई प्रकार की ICBM है, जिसे KEDR के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि मिसाइल रूस के अस्त्रखान क्षेत्र से लॉन्च होने के बाद 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर अपने टारगेट तक 15 मिनट में पहुंची। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल 6 हथियारों से लैस है और प्रत्येक में 6 सबम्यूनिशन हैं। एक सैन्य विश्लेषक के मुताबिक ओरेशनिक किसी भी मौजूदा आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार करने में सक्षम है। तो BBC संवाददाता प्रभात पांडे बता रहे थे ओरेशनिक मिसाइल के बारे में, जिसके इस्तेमाल करने के बारे में व्लादिमीर पुतिन ने बात की है। ये अब तक इस्तेमाल नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार है। पॉडकास्ट में सीधे शामिल करते हैं JNU से सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह को। अमिताभ जी, आप हमें सुन रहे हैं। आपने ज़ेलेंस्की को सुना, आपने पुतिन को सुना। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ट्रंप के आने से पहले पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अब सर्वविदित हो गया कि जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह से अटैक्स बढ़ा रहा है रूस यूक्रेन की तरफ, उसको देख के यही लग रहा है कि जो उनकी जो फिलॉसफी है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी वो जान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है यूएस में, एक वॉर फेटीग आ गया है वेस्ट में भी, और लोग ये मानने लगे हैं कि किसी न किसी तरह जितने भी लैंड कैप्चर कर ले रूस, वो उसके पक्ष में जाएगा। क्योंकि जिस समय ट्रंप आएंगे, और ये एक तरह का नैरेटिव भी बनता जा रहा है अमेरिका में, कि किसी न किसी तरह इनसे सीज फायर कराया जाए, एक लाइन जो इन्होंने कैप्चर कर ली है वहां तक उनकी सेना को रुकने दिया जाए और वार्ताएं हो। तो इमीडिएट इम्पैक्ट इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि कैप्चर कर ले, और रूस इसमें काफी सफल भी रहा है। पिछले 1 साल में उसने जितने लैंड कैप्चर किए हैं वो 2022 फरवरी से अब तक नहीं कर पाया है। तो इस तरह से ये भी अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, और यूक्रेन जानता है कि वो अब स्थिति में नहीं है कि वो फर्दर बार्गेन कर सके अमेरिका में, और जो भी कमिट किया गया था बाइडेन सरकार द्वारा, वो भी शायद अगले जनवरी 20 तक जब ट्रंप वहां राष्ट्रपति बनेंगे तब तक वो आ नहीं पाएगा। तो इस बीच वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और जाड़े का मौसम है, ठंड बढ़ गई है, बर्फबारी शुरू हो गई है। उस समय कन्वेंशनल जो आर्टिलरी या जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो भी ऑपरेट नहीं कर सकती। इसीलिए वो इस तरह के मिसाइल अटैक्स या सिंबॉलिक अटैक्स जो प्रतीकात्मक ज्यादा है, ओरेशनिक जिसका आपने जिक्र किया, वो कर रहे हैं। मानसी जी, आपने ओरेशनिक का जिक्र कर ही दिया। ये बताएं कि यूक्रेन एक और शांति सम्मेलन भी करने जा रहा है। उसने कहा है कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन पिछली बार भी जब उसने इस तरह का शांति सम्मेलन किया था तो उसमें रूस शामिल नहीं था। देखिए, इस तरह के शांति सम्मेलनों का कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। अगर जो एक पार्टी है उस वॉर का, अगर वो उस शांति सम्मेलन में या उसके सपोर्टर्स उसके शांति सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं, तो ये एक तरह का मोबिलाइजेशन ही हो जाता है यूक्रेन को अपने पक्ष में, और इसका सामान्य तौर पर ग्राउंड में कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। तो ऐसे शांति सम्मेलनों का कोई हश्र नहीं दिखता। पिछले बार भी जो हुआ था, हमने देखा था, भारत गया था, सिंबॉलिक प्रेजेंस था, लेकिन भारत ने भी या चीन ने भी या डेवलपिंग कंट्रीज ने भी, साउथ ने भी इस पे साइन नहीं किया था। तो जितने भी पीस इनिशिएटिव्स हैं, या तो वो सही जगह से एमिनेट नहीं हो रहे हैं, या ज़ेलेंस्की अपनी अदूरदर्शिता के वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वॉर का हश्र क्या होगा, युद्ध का हश्र क्या होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जितना वेस्ट सपोर्ट कर रहा है उसमें परिवर्तन आएगा 20 जनवरी के बाद। तो ये थे JNU में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह।
और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे, लेकिन सोमवार को समय वही है। तब तक के लिए खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी वेबसाइट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, एक्स से और व्हाट्सएप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे यानी सुमिरनप्रीत कौर और मानसी को इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते ये बता दें कि आज तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। सोमवार को फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।